भारत बांग्लादेश सीमा पर आखिर चल क्या रहा है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधा इसी मुद्दे की गहराई में जाएंगे। एक तरफ जहां वैश्विक महाशक्तियां अपने मोहरे सेट कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर भारत कांटेदार तारों और कुछ बेहद हैरान करने वाले प्राकृतिक अवरोधों से अपनी रक्षा पंक्ति को मजबूत कर रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की चर्चा के 5 मुख्य हिस्से होंगे। शुरुआत करेंगे बांग्लादेश में हो रहे भू राजनीतिक बदलावों से, फिर पाकिस्तान और चीन के सैन्य गठजोड़ पर नजर डालेंगे। इसके बाद चिकन नेक की सुरक्षा, बाढ़ और दलदली इलाकों के अनोखे समाधान, और आखिर में बात करेंगे बंगाल में हो रहे बड़े प्रशासनिक ओवरहॉल की। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, बांग्लादेश में भू राजनीतिक बदलाव और नए गठबंधनों की दिशा। सीमा की मौजूदा स्थिति को समझने के लिए सीमा पार सत्ता में जो ताज़ा बदलाव हुए हैं, उन्हें समझना सबसे जरूरी है। अगर हालिया घटनाक्रमों पर गौर किया जाए तो वर्तमान बांग्लादेशी प्रशासन का झुकाव साफ तौर पर बदलता हुआ दिख रहा है। इन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। नेता तारिक रहमान अपनी पहली संभावित विदेश यात्रा के लिए चीन को चुन रहे हैं। उनके विदेश मंत्री पहले ही चीन के वांग यी से मुलाकात कर चुके हैं। और हाँ, भारत से तीस्ता नदी के जल बंटवारे की पुरानी मांग का अचानक फिर से उठना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक सोची समझी कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा है जो सीधे तौर पर बीजिंग के बढ़ते प्रभाव की ओर इशारा कर रही है। और अब एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव देखते हैं जो वाकई चौंकाने वाला है। पिछले 53 सालों से एक परंपरा चली आ रही थी कि बांग्लादेश के सिविल और सैन्य अधिकारी अपनी ट्रेनिंग के लिए भारत के मसूरी आते थे, लेकिन अब यह सिलसिला पूरी तरह टूट गया है। एक बहुत बड़े ऐतिहासिक शिफ्ट के तहत वे अब ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान के लाहौर जा रहे हैं। ये सिर्फ लोकेशन का बदलाव नहीं है, बल्कि इस बात का एक स्पष्ट और कड़ा संकेत है कि सैन्य वफादारी और शक्ति संतुलन का कांटा अब किस तरफ मुड़ रहा है। और इसी से जुड़ता है हमारा दूसरा भाग, पाकिस्तान और चीन का सैन्य गठजोड़, जो अब एक बहुत बड़ी क्षेत्रीय चिंता बन चुका है। चलिए समझते हैं कि इन दोनों का यह नया सैन्य सहयोग हमारे क्षेत्र पर कैसे सीधा असर डाल रहा है। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने हाल ही में बांग्लादेश को JF-17 फाइटर जेट का सिमुलेटर सौंपा है। अब ये JF-17 सिमुलेटर क्या है? ये चीन और पाकिस्तान द्वारा मिलकर बनाया गया एक वीडियो गेम जैसा कॉकपिट ट्रेनिंग मॉड्यूल है। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई साधारण सा कूटनीतिक तोहफा बिल्कुल नहीं है। इसे भविष्य में बांग्लादेश द्वारा चीनी लड़ाकू विमानों की असल खरीद और उनकी सेना में चीनी तकनीक की एंट्री का पहला कदम माना जा सकता है। जैसा कि स्रोत बिल्कुल सटीक तरीके से बताते हैं, पाकिस्तान द्वारा ये JF-17 सिमुलेटर देना अपने आप में एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती है। ये मशीन सिर्फ एक ट्रेनिंग टूल नहीं है, बल्कि ये चीनी सैन्य हार्डवेयर के लिए एक सीधा गेटवे यानी प्रवेश द्वार है। जरा भारत के नजरिए से सोचा जाए, सीमा के ठीक बगल में दो विरोधी ताकतों का इतना सीधा दखल, रणनीतिक घेराबंदी की चिंताएं अब वाकई अपने चरम पर हैं। इन बढ़ते बाहरी दबावों को देखते हुए अब आते हैं भाग 3 पर, चिकन नेक की सुरक्षा और सिलीगुड़ी कॉरिडोर का महत्व। जमीनी हकीकत और इसकी भौगोलिक अहमियत को समझना अब और भी जरूरी हो गया है। इस नंबर की विशालता पर गौर करना दिलचस्प होगा। 4096 किलोमीटर। भारत और बांग्लादेश के बीच की ये पूरी सीमा इतनी लंबी है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस विशाल और जटिल दूरी का आधे से ज्यादा हिस्सा सिर्फ एक ही राज्य यानी पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। मतलब साफ है, इस सीमा पर जो कुछ भी हलचल होगी उसका सीधा सीधा असर पूरे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ेगा। तो इतनी लंबी सीमा को सुरक्षित करना सिर्फ स्थानीय राजनीति या घुसपैठ रोकने का मसला नहीं है। इसका सबसे बड़ा मकसद है चिकन नेक के नाम से मशहूर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को महफूज रखना। यह संकरा सा रास्ता पूरे पूर्वोत्तर भारत की एक तरह से लाइफलाइन है। इस सीमा पर होने वाली कोई भी फेंसिंग या अपग्रेड दरअसल इस बात की गारंटी है कि पूर्वोत्तर का यह रणनीतिक लिंक बाहरी दखलंदाजी और अस्थिरता से पूरी तरह बचा रहे। और यहीं से हम पहुंचते हैं भाग 4 पर, बाड़ लगाना और दलदली सीमा के अनोखे समाधान। आइए देखते हैं कि जमीन पर घुसपैठ और खतरों को रोकने के लिए सटीक ढांचागत कदम क्या उठाए जा रहे हैं। खतरों के प्रति भारत का रिस्पांस भी बेहद तेज रहा है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री ने शपथ लेते ही सबसे पहला काम सीमा पर फेंसिंग तेज करने का किया। BSF को महज 45 दिनों के भीतर 600 एकड़ जमीन अलॉट की गई और 850 किलोमीटर की जो सीमा अब तक बिना बाढ़ के खुली पड़ी थी, वहां तुरंत काम शुरू करने के आदेश दिए गए। ये कोई रूटीन काम नहीं है, बल्कि बाहरी दखल के खिलाफ भारत की रक्षा पंक्ति को भौतिक रूप से अभेद्य बनाने का एक बेहद आक्रामक कदम है। लेकिन एक बड़ी समस्या है, हर जगह जमीन देना और कांटेदार तार लगाना मुमकिन नहीं है। तमाम कोशिशों के बाद भी ठीक 176.5 किलोमीटर का एक ऐसा नॉन फीजिबल गैप बच जाता है जहां खंभे गाड़ना तकनीकी रूप से बिल्कुल असंभव है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह हिस्सा सुंदरबन के डेल्टा, गहरी नदियों और बेहद घने दलदली इलाकों से बना है। तो सवाल यह है कि जब तार लगाना मुमकिन ही ना हो, तो इस खुली सीमा को कैसे सुरक्षित किया जाए। यहीं पर जो रणनीति अपनाई जा रही है वो सच में हैरान कर देने वाली है। इस 174.5 किलोमीटर के गैप को सुरक्षित करने के लिए खतरनाक वन्यजीवों को एक प्राकृतिक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।
जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि अवैध क्रॉसिंग को रोकने के लिए इन दलदली इलाकों में मगरमच्छ और जहरीले सांप छोड़े जा रहे हैं। ये एक प्राकृतिक, बेहद घातक और एक तरह से अभेद्य सुरक्षा घेरा तैयार करने की अनूठी कोशिश है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से यानी भाग 5 पर, बंगाल का प्रशासनिक सुरक्षा ओवरहॉल। भौतिक रक्षाओं के साथ साथ राज्य के भीतर क्या बड़े नीतिगत और संस्थागत बदलाव हो रहे हैं, ये भी देखना जरूरी है। नए प्रशासन ने अपने पहले 13 दिनों के भीतर ही कई बड़े फैसले लिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA लागू करना, रुकी हुई राज्य जनगणना को अनब्लॉक करना, आयुष्मान भारत योजना शुरू करना और सरकारी नौकरियों में 5 साल की उम्र की छूट देना। ये कदम सिर्फ जन कल्याण के लिए नहीं है, ये नीतियां सीमावर्ती इलाकों के डेटा को स्पष्ट करती हैं और अवैध प्रवासन को रोकने में प्रशासन की सीधे तौर पर मदद करती हैं। और ये ओवरहॉल यही नहीं रुकता। भारतीय न्याय संहिता को लागू करना और IAS IPS अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को मंजूरी देना, ये ऐसे कदम हैं जो राज्य की मशीनरी को सीधे केंद्र के संघीय सुरक्षा ढांचे के साथ जोड़ते हैं। इसके अलावा अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत और राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों को मदद देना जमीनी स्तर पर प्रशासन पर भरोसा वापस लाने के बहुत ही बड़े रणनीतिक प्रयास माने जा रहे हैं। स्रोत कुछ विशिष्ट सांस्कृतिक और कानूनी आदेशों की ओर भी ध्यान दिलाता है, जैसे कि सार्वजनिक गो हत्या पर बैन, जिसके लिए अब पशु चिकित्सक का फिटनेस सर्टिफिकेट और केवल तय वधशालाओं का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा समर्थित ये कदम भारत बांग्लादेश सीमा पर होने वाली अवैध पशु तस्करी के उस बड़े सिंडिकेट को तोड़ने का एक सख्त प्रशासनिक हथियार है, जो सालों से सुरक्षा के लिए एक नासूर बना हुआ था। और व्यवस्था में ये बदलाव कानून के सर्वोच्च स्तर पर भी नजर आ रहा है। बेहद संवेदनशील RG कर मेडिकल छात्रा मामले को फिर से खोलकर सीधे CBI को सौंप दिया गया है, जिसकी जांच पूरी करने का टारगेट जून 2025 रखा गया है। ये साफ दर्शाता है कि राज्य स्तरीय बड़े और संवेदनशील सुरक्षा मामले अब सीधे केंद्रीय एजेंसियों की निगरानी और कंट्रोल में लाए जा रहे हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए एक बहुत बड़ा सवाल उभरकर सामने आता है, क्या जमीन पर मगरमच्छ छोड़ना, नई बाड़ लगाना और राज्य के प्रशासन को केंद्र के साथ अलाइन करना तेजी से बदलते इन अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों और सीमा पार बढ़ते विदेशी प्रभाव को रोकने के लिए काफी होगा, या फिर क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए रक्षा रणनीतियों को और भी आक्रामक रूप देना पड़ेगा? ये वाकई सोचने का विषय है। आज के इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।